हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है सभी बच्चों को, बहुत कठिन लगता है। ठीक है, मैं आज के इस वीडियो में गारंटी लेता हूं मेरे भाई, अगर आप पूरा वीडियो को देख ले रहे हो तो एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाली है। ठीक है ना, तो बस आप लोगों को इतना तैयार करके जाना है क्योंकि अब आप लोगों के पास बिल्कुल से भी समय नहीं है। फटाफट से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि फिनॉल की जिंक चूर्ण से, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फिनॉल की जिंक चूर्ण से क्रिया होती है। ये क्या होता है मेरे भाई? ये इस तरीके से क्वेश्चन है कि पूछा जाता है क्या होता है जब, इसमें आप लोगों को केवल केवल समीकरण ही लिखना रहता है, केवल समीकरण ही लिखना रहता है। ठीक है, ये क्रिया कैसे होती है इस तरीके से आप लोगों को वहां पर मिलेगा कि फिनॉल की जिंक चूर्ण से क्रिया, यानी फिनॉल की क्रिया जब हम लोग जिंक धातु से कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लिखना है मेरे भाई। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिनॉल क्या होता है। ठीक है ना, तो फिनॉल जो कि फार्मूला होता है C6H5OH, ये हमारा होता है मेरे भाई फिनॉल। ये हमारा होता है क्या? फिनॉल। फिनॉल, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो भी फिनॉल और हिंदी में बोले तो भी फिनॉल ही होता है इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा फिनॉल। अब हम लोग फिनॉल की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? जिंक के साथ, जिंक चूर्ण के साथ या जिंक धातु के साथ। ठीक है ना, तो जब हम लोग कराते हैं और इसको क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ निकल जाता है, क्या बन करके? जिंक ऑक्साइड। और यहाँ पर क्या बनता है मेरे भाई? बेंजीन बनता है। ठीक है, मतलब जब हम लोग फिनॉल की क्रिया जिंक के साथ कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? बेंजीन बनता है। ठीक है, आप लोग फिनॉल की जगह पर ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हो इस तरीके से C6H5OH प्लस जिंक। ठीक है, और इसको हम लोग सिंपल हीट करेंगे। हीट का मतलब नॉर्मली 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है हीट। हमने टेम्परेचर दिया है, हमने क्या दिया है? टेम्परेचर। और इस तरीके से जब कहीं पर कुछ भी टेम्परेचर ना लिखा हो तो उसको आप लोग नॉर्मली मान लो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात है? चलिए, तो यहाँ से क्या होगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा और उसके बाद में बेंजीन बनेगा, ये H रह जाएगा और आप लोगों को पता है ये होता है बेंजीन। अगर हम लोग इसका सूत्र इस तरीके से देखें तो C6H6 होता है बेंजीन का मतलब। ठीक है, और यहाँ पर ये आप लोगों को पता होगा, आई होप कि हर जगह पर यहाँ पर ये जो है इन सब जगह पे क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि एक बॉन्ड छोड़ करके हर एक बॉन्ड पर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये इस तरीके से होता है इसका। ये जो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, मैं इसका खोल करके इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। इस तरीके से होता है ये ऐसे कर लेना है आप लोगों को। फिर उसके बाद में सबके बीच में एक एक बॉन्ड इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? हर एक बॉन्ड को छोड़ करके एक को डबल बॉन्ड कर देना है। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड कर दो, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड। इस तरीके से होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी भैया 4 होती है। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, यानी हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो कार्बन कई बॉन्ड बनाया है? 1 2 3 ही बॉन्ड बनाया है, तो अभी एक वैलेंसी इसकी बाकी है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। हाइड्रोजन भी कुछ, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3, ये जो कार्बन है 3 ही बॉन्ड बनाया है। एक किसके साथ बना लेगा? हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, और इस तरीके से हमारा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर पूरा होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन भी, 1 2 3 4 5 6। ये होता है फार्मूला हमारा बेंजीन का। क्लियर बातें? मैंने अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। शॉर्ट में इस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग फिनॉल की क्रिया जिंक से कराते हैं और उसको नॉर्मली हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है मेरे भाई? जिंक ऑक्साइड निकलता है और फिर उसके बाद में हमारा बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट डाई एथिल ईथर को फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? ठीक है, सिंपल मेरे भाई, यहाँ पर सिंपल हम लोग फॉस्फोरस, यहाँ पर लाल फास्फोरस लेते हैं। ठीक है, लाल फास्फोरस लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हमारा होता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन
आयोडाइड, आयोडाइड, सिंपल सिंपल समझना। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मेरे भाई ये जो डाई एथिल ईथर है C2H5, ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है किसका, ईथर का। ये हमारा ईथर का फंक्शनल ग्रुप है मेरे भाई, और इसका मतलब क्या होता है, एथिल। ठीक है, ईथेन का नाम सुने हो आप लोगों ने, ईथेन से ही आया है एथिल, एथिल आया है। ठीक है, एथिल। और डाई यहाँ पर क्या आया है, क्योंकि इस ग्रुप के दोनों तरफ देखो, इस ग्रुप के दोनों तरफ C2H5 है, C2H5 है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग डाई एथिल लिखते हैं। और ओ जो है ये क्या है, ईथर ग्रुप है। ठीक है, अगर कहीं पर भी इस तरीके से ROR, रोड, इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ईथर, ये ईथर है। अगर दो एल्काइल समूह के बीच में ऑक्सीजन लगा है तो इसका मतलब क्या है कि वह जो हमारा कंपाउंड है वह ईथर है। क्लियर है बातें। चलिए, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है डाई एथिल ईथर। अब जब हम लोग डाई एथिल ईथर को, ठीक है, इसका क्या कराते हैं मेरे भाई, सिंपल इसका हम लोग अपचयन कराते हैं। इसका क्या कराते हैं हम लोग, अपचयन कराते हैं, रिडक्शन इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, अपचयन। ये अपचयन किसके उपस्थिति में होता है, प्रबल अपचायक के, प्रबल अपचायक के उपस्थिति में होता है। जैसे यहाँ पर जो लाल फास्फोरस है और हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये क्या करते हैं मेरे भाई, ये इस डाई एथिल ईथर का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है, प्रबल अपचायक हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस जो हमारा है, ये दोनों ही प्रबल अपचायक है। ये क्या करते हैं, ये किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता, डोनेट का मतलब दाता है ना, दाता परमाणु होते हैं, ये दाता परमाणु होते हैं। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो हमारा C2H5O है, ये क्या करेगा मेरे भाई, ये जो दो हमारे प्रबल अपचायक हैं, ठीक है, इस डाई एथिल ईथर का अपचयन करेंगे। और अपचयन का मतलब होता है मेरे भाई, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। ये हाइड्रोजन जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग जब जोड़ेंगे तो इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन जब हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले तो समझ लेना वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्यों, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस करते तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग लेंगे। इस तरीके से इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते ताकि 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाए। कितना हाइड्रोजन हो जाए, 8 हाइड्रोजन हो जाए। ये काम करो, इसको हटा दो, 4 ही हाइड्रोजन की हम लोग को की आवश्यकता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। देखो, 2 H2O बन जाएगा। सबसे पहले क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो C2 मतलब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 2 4 है ना, 2 2 4 कार्बन। तो यहाँ पर C2H6 बन जाएगा। वो भी यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर देंगे 2, यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर ईथेन बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, ईथेन। क्या बनेगा, ये ईथेन बनेगा। ये देखो ईथेन बनेगा, और इसको हम लोग बैलेंस कर दिए हैं इस तरीके से। ठीक है, जब भी हम लोग डाई एथिल ईथर का हम लोग अपचयन कराते हैं तो हमेशा ईथेन बनता है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है O, जो कि यहाँ पर ईथर का है। ठीक है, और C2H5 क्या है, एथिल समूह है, एथिल समूह, जिसको हम लोग सिंपल एल्किल समूह भी बोल देते हैं, एल्किल समूह। ठीक है, जहाँ पे ये हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। R जो हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन की जगह पर C2H5 है। आप लोग यहाँ पर C3H5 भी ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जब भी हम लोग डाई एथिल ईथर का क्या करते हैं मेरे भाई, रिडक्शन कराएंगे। अगर यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, सिंपल C3H5O और C3H5 इस तरीके से इसको ले लें तो क्या बनेगा, तब प्रोपेन बनेगा, तब प्रोपेन बनेगा। वो भी कितने मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल। जब डाई एथिल ईथर से क्या बन रहा है, एथेन बन रहा है, तो यहाँ पर जब हम लोग डाई प्रोपेनिल, ठीक है, डाई प्रोपिल ईथर ले लेंगे तो उससे क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा, सिंपल। तो जब भी हम लोग यहाँ पर डाई एथिल ईथर का क्या करेंगे, रिडक्शन कराते हैं किसी प्रबल अपचायक के साथ के उपस्थिति में, ठीक है, तो हमेशा ईथेन बनता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट स्टार्ट करें हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास है कि एथिल क्लोराइड को
जलीय NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं। सिंपल, ये तो बहुत आसान है यार, है ना। Na इस Cl को लेकर के निकल जाएगा, NaCl बनेगा। अब C2H5OH बचा, ये हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, अल्कोहल का, है ना। सिंपल है, ये तो बहुत आसान है यार। एथिल क्लोराइड का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। कि C2H5Cl होता है, अगर मेथिल बोलता तो क्या होता है, CH3Cl हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया एथिल क्लोराइड को जब हम लोग NaOH के साथ, जो जलीय यहाँ पर बोला है तो इसीलिए यहाँ पर देखो AQ लिखा है, इसका मतलब होता है एक्वस, ठीक है, एक्वस होता है इंग्लिश में, बाकी हिंदी में इसको हम लोग जलीय बोल देते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग यहाँ पर इसको हीट करेंगे, सिंपल। अब यहाँ पर भी देखो गर्म लिखा हुआ है, चाहे डेल्टा इससे बनाया रहता, ठीक है। तो क्या होता है मेरे, सिंपल, इसका मतलब है हीट, और ये भी कितना, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली इसका टेम्परेचर रहना है ना। समझ में आ गई बातें। तो जब भी हम लोग एथिल क्लोराइड को किसके साथ मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, C2H5 हो। सिंपल, यहाँ पर समझ लो, यह Na इस Cl के साथ निकल जाएगा, NaCl, और यहाँ पर OH यहाँ पर जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो, यहाँ पर बोल दे कि मेथिल बोल दे तो CH3Cl हो जाता है, मेथिल क्लोराइड बोल दे NaOH एक्वस में, इसके साथ जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है यार, या Na इस Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बनेगा, NaCl हो जाएगा, और यहाँ पे CH3OH हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया ये वाला भी कंप्लीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया है, मेथिल एल्कोहल को जब हम लोग एसिटल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, एसिटल क्लोराइड का फार्मूला होता है मेरे भाई CH3COCl, ये हमारा होता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया एसिटिल क्लोराइड। अब समझना, इसको जब हम लोग CH3OH के साथ गर्म करेंगे, CH3OH जो हमारा होता है मेथिल एल्कोहल, इसके साथ हम लोग गर्म करेंगे, सिंपल HCl यहाँ से निकल जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, बने एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि कैसा होगा, मेथिल एसीटेट होगा, ये मेथिल एसीटेट, है ना, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से, HCl यहाँ से निकलेगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के मेथिल एसीटेट बना लेंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना भाई। देख लो, CH3 है, CH3 यहाँ से हो गया, यहाँ से क्या है C, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन हो गया, CO, CH3, ये क्या हो गया, ये मेथिल एसीटेट हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड की HCN से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, हमारे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर से दिखाएं तो इस तरीके से दिखता है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है। अब इसका क्रिया हम लोग HCN के साथ कराएंगे, सिंपल, यहाँ से मेरे भाई एक बॉन्ड आसानी के साथ ये टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड ये टूट जाएगा, एक बॉन्ड के साथ यहाँ पर H+ में होता है, Cn माइनस में होता है, या Cn एक जगह जुड़ जाएगा, यहाँ से देखो एक जगह Cn जुड़ गया इस तरीके से, ठीक है। और इसका एक बॉन्ड यहाँ से आधा ये टूटेगा, एक वैलेंसी, आप लोगों को पता है ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, जब इसकी एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगी तो एक बॉन्ड इसका जब टूट जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे Cn जुड़ जाएगा एक बॉन्ड से, अब यहाँ पे जब इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो दूसरी वैलेंसी को इसको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आएगा, इस तरीके से जुड़ जाएगा एक जगह पर, तो OH हो गया, देखो ये OH हो गया, ये Cn जुड़ गया, और ये दोनों H तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर जुड़े थे, है ना। तो इस तरीके से जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की HCN से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है मेरे भाई, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। क्लियर है बातें, साइनो किस लिए, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड ग्रुप आ चुका है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है मेरे भाई, फिनॉल की क्रिया जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, वो भी CCl4 यानी कार्बन, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, ध्यान से देखना। इसके लिए आप लोगों को मैं बहुत इजी बता दे रहा हूँ, ये तो किताबी भाषा में मैंने छाप दिया यहाँ पे, ठीक है, बाकी बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को इस रिएक्शन को करके दिखा दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है मेरे भाई, फिनॉल है, ठीक है। तो फिनॉल को हम लोग ले लेते हैं, मैं इसकी रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है, फिनॉल है, तो फिनॉल तो आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा मुझे, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, कभी से मैं बता दिया। OH, जब भी बेंजीन के ग्रुप पर OH ग्रुप लग जाए, बेंजीन में OH ग्रुप लग जाए तो वो होता है फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल की क्रिया सिंपल हम लोगों को किसके साथ करानी है, NaOH प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या मेरे भाई, ध्यान देना आप लोग, बहुत आसान है, देखो यहाँ से आप लोगों को 4 कर देना, 4 सोडियम चाहिए, क्योंकि सोडियम इस क्लोरीन को लेकर के निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl यहाँ से सबसे पहले निकल जाएगा,
सोडियम को हम लोग 4 ले लेंगे, तो 4 से हम लोग इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा जो Cl4 है यह सोडियम के साथ निकल सके। तो 4 NaCl का मालिक्यूल यहाँ से निकल गया। अब बचेगा कौन, यहाँ पर बचा है OH और यहाँ पे बचा है कार्बन। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, अब हम लोग लाएंगे यहाँ पे H2O, यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, 4 है तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, वो भी 2 मालिक्यूल। ठीक है, 2 मालिक्यूल हमारा H2O निकल गया। अब हमारे पास जो बचेंगे वो इस बेंजीन पर अटैक कर देंगे। बेंजीन हमारा हो गया इस तरीके से, ये OH ग्रुप इस तरीके से यूं ही रहेगा और यहाँ पे COOH हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो 4 NaOH थे, मतलब 4 ऑक्सीजन थे, 4 हाइड्रोजन थे। क्लियर है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो गया तो ऑक्सीजन की संख्या 2 बची। अब ये दोनों यहाँ पर इस C के साथ COO हो गया और यहाँ पर ऑलरेडी से यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था ही मेरे भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था, ये भी हमने बेंजीन का आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया ही था। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी देखो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन में यहाँ पर चारों हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था ही, तो COOH इस तरीके से आ गया, यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेशन हो गया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सैलिसिलिक अम्ल। या इसको हम लोग अगर इसका IUPAC नेमिंग करें तो ये देखो, ये फिनॉल है तो इसको हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 1 और ये 2। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 OH हाइड्रोक्सी। ठीक है, हाइड्रोक्सी, ये बेंजीन है, बेंजो, और ये इसके लिए जो यूज़ होता है इक, लास्ट में इक आता है। ठीक है, बेंजो इक, और अम्ल है तो अम्ल हो जाएगा, है ना, इसका IUPAC नेम हो गया। बाकी इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है मेरे भैया, चलो तो ये देख लो, यही बना है यहाँ पे। ठीक है, यही बना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल बना। ठीक है, ये बहुत इसमें डेप्थ में है, इसको आप लोगों को नहीं तैयार करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट मेथड समझ लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हम लोग फिनॉल की क्रिया सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है। देखो सांद्र नाइट्रिक अम्ल, वो भी किसकी उपस्थिति में, एक कैटलिस्ट यूज होगा जो कि H2SO4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, सिंपल यहाँ से समझ लेना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे निकलेगा इस सांद्र से। जैसे आप लोगों को पता है HCl क्या है, H+Cl- देता है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा HNO3 है, यह NO2, ये क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि किसी रिंग वाले से, रिंग वाले कंपाउंड से क्या करता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो बेंजीन का ये ऑर्थो समूह होता है, ये भी ऑर्थो कहलाता है, ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा पोजीशन, ये होता है पैरा पोजीशन। क्या, पैरा पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो पोजीशन, उसके नीचे जस्ट मेटा पोजीशन, ये भी मेटा पोजीशन, और ये हमारा होता है पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर ये जो NO2 है जो कि माइनस होता है, NO2 माइनस, इस पर एक माइनस चार्ज होता है। ठीक है, यह NO2 माइनस जो है क्या करता है मेरे भाई, यह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये क्या करता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैक करता है इस फिनॉल की। सिंपल समझ लेना, जब भी आप लोगों को फिनॉल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराई जाए तो समझ लेना कि वहाँ से एक NO2 माइनस आता है, वो क्या करता है मेरे भाई, वह इस फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लग जाता है। तो ऑर्थो यहाँ पर है, तो एक NO2 ग्रुप, एक NO2 ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, मेटा को नहीं कुछ करना हम लोगों को, पैरा पे रह जाएगा। इस तरीके से ये हमारा बनता है सिंपल, और H2O भी निकलता है। क्या निकलता है मेरे भाई, H2O निकलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, है ना, इस सभी जगहों से हाइड्रोजन निकलेगा, और ऑक्सीजन भी यहाँ से, है ना, इसके पास ऑक्सीजन तो है ही, देख लो पहले, 3 त्रिका 9 ऑक्सीजन है इसके पास, 9 ऑक्सीजन है इसके पास। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 इसके साथ आ जाएगा, और 3 मालिक्यूल हमारा इस H2O के साथ 3 ऑक्सीजन
निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब ये जो हमारा बनेगा, देखो ये हमारा है OH ग्रुप, ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट गिनेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अगर इसका IPSC नेमिंग करें तो 2 4 6 ट्राई, 3 ठू है ना हमारे पास, 3 ठू NO2 ग्रुप है, तो ट्राई इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, इस ग्रुप को हम लोग बोले नाइट्रो, सिंपल है ना, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल। तो समझ में क्या, 2 4 6 ट्राई, क्योंकि 3 है, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, इसका जो नेम है पिक्रिक अम्ल है, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएं, तो फिनॉल की क्रिया HNO3 के साथ आप लोगों को करा देंगे तो हमारा पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है ये क्या कहता है, यह NO2 ग्रुप देता है, जो कि NO2 ग्रुप क्या है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि रिंग से, किसी कंपाउंड के रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर है बातें? चलिए अब समझना। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल को जब हम लोग सांद्र H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये फार्मिक अम्ल मेरे भाई, ये फार्मिक अम्ल, ये जो सांद्र H2SO4 है यहाँ पर क्या करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब ये किसी भी कंपाउंड से पानी को क्या करता है, पानी को निकालता है, पानी को निकालता है, डिहाइड्रेट करता है, उसको क्या करता है मेरे भाई, डिहाइड्रेट करता है। ठीक है, तो यह क्या करेगा, यहाँ से पानी निकालेगा, मतलब H2 हो गया, एक ऑक्सीजन निकालेगा, H2O बना, कौन बचेगा, CO बचेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इस तरीके से सिंपल, कोई फंडा है ना कुछ है, सिंपल। यह सांद्र H2SO4 क्या करता है, यह पानी निकालने का कार्य करता है। ठीक है, सांद्र है इसलिए, और जब डाइल्यूट ले लेंगे H2SO4 तो नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, फार्मिक अम्ल को जब सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर यहाँ पर तनु बोल दिया जाए तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये पानी नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बेंजल्डिहाइड की सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया जब होती है तो क्या होता है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, सिंपल, बेंजीन और उस पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा ये OH ग्रुप था, फिनॉल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाता था तो फिनॉल हो जाता था, इसके ऊपर CH लगा तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया। क्लियर है बातें? तो हमने यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिया, C6H5CH2 वही बात है। ठीक है, अब इसको हम लोग सांद्र NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये जो C6H5CHO है ना, ये क्या करेगा मेरे भाई, ये यहाँ से एक जगह पर OH लग जाएगा, क्योंकि हमने इसका 2 मॉलिक्यूल लिया है, मेरे भाई, C6H5CHO का 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से लिया है, तो क्या होगा, ये एक जगह यहाँ OH लग जाएगा, एक जगह Na लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, ध्यान से देखना, C6H5CH2OH इस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, ये हमारा बेंजिल एल्कोहल बनेगा। और नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, एक जगह क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, जब हम लोग बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराएंगे। क्लियर बात है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराया जाता है। तो जब हम लोग बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराएंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो गया बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप लगा दो, ये हो गया बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अब इस बेंजोइक अम्ल का जब हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देखो, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ से NO2 अभी आएगा, वो भी क्या होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर इस बार ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर न लग करके केवल मेटा पोजीशन पर लगेगा, वो भी एक अकेले लगेगा, क्योंकि ये अकेले ही क्या करता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इस बेंजीन के रिंग से। इसीलिए यह इस बार कहाँ पर लगेगा, इस बार यह मेटा पोजीशन पे लगेगा, वो भी एक ही, डाई नहीं, एक ही, दोनों नहीं लगेगा, केवल एक लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, मेटा क्योंकि मेटा पोजीशन पे लगा है। ठीक है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल भी। ठीक, नेक्स्ट है बेंजामाइट को
जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। बेंजोमाइड सिंपल आप लोगों को इस तरीके से कर देना है। और CONH2 क्या होता है, ये हमारा एमाइड ग्रुप होता है। देखो CONH2 ये हमारा एमाइड ग्रुप होता है, बेंजीन के ऊपर लगा दो बेंजेमाइड बन गया। अब बेंजेमाइड को हम लोग जब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल NH2 यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, क्या बना लेगा NH3 अमोनिया बना लेगा, NH3 अमोनिया बना लेगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बता है, एक ऑक्सीजन है, COH यहाँ पे क्या बना लेगा COOH ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने यहाँ पर देखा बेंजोइक अम्ल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया बेंजोइक अम्ल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है कि क्या होता है, जब बहुत आसान है मेरे भाई, बस चीज़ों को आप लोगों को समझ लेना है और प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके से और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो चाहते हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना मेरे भाई।